Now we have to continue our last chapter. Answer the following question in brief. List various sources of water pollution. वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, मतलब क्या किन किन वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है, वो आपको बताना है. Domestic and industrial wastewater, agriculture runoff, oil spills, and activities like bathing animals and washing cloth in or near various water bodies, such as lakes and rivers, are various sources of water pollution. Domestic, ठीक है, स्पेलिंग आप थोड़ा मिसप्रिंट है, करेक्ट कर लीजिएगा. आप लोग आराम से देख सकते हो तो दिख जाएगा वो, ठीक है. अब डोमेस्टिक मतलब जो घर में हम पानी यूज करते हैं, उसके बाद जो जब बाहर जाता है तो उसे डोमेस्टिक कहा जाता है, ठीक है. घर का जो यूज हो रहा है चीज, उसे डोमेस्टिक वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो भी इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है या केमिकल वाला पानी होता है वो. एग्रीकल्चर रन ऑफ मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में से जो पानी निकल रहा है या फर्टिलाइजर्स जो निकल रहे हैं वो. ऑयल स्पिल्स, सीज में जो ऑयल जब ट्रांसफर होता है या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है ऑयल, तब अगर कुछ भी अमाउंट उसका गिर जाता है तो वो भी पॉल्यूशन कॉज करता है. और एक्टिविटीज जैसे बाथिंग ऑफ एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लॉथ्स नियर इन और नियर वेरियस वाटर बॉडीज. हर कोई किसी भी वाटर बॉडी के आसपास या उसके अंदर पानी में वॉशिंग करना, एनिमल्स की बाथिंग करना या फिर क्लॉथ्स को वॉश करना, ये क्या करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है, ठीक है. एक बार आंसर पढ़ देती हूँ मैं. डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ऑयल स्पिल्स एंड एक्टिविटीज लाइक बैथिंग एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लॉथ्स in or near various water bodies such as lakes and rivers are various sources of water pollution. Next is what are pollutants. Pollutants क्या होते हैं? The presence of unwanted particles, gases and biological molecules that make air unfit for breathing is called air pollution. Such harmful undesirable substances are called pollutants. यहाँ पर एयर पॉल्यूशन का एग्जांपल देके आपको बताया गया है कि ऐसी चीजें जिनकी जरूरत नहीं, अनवांटेड पार्टिकल्स है वो, चाहे वो गैसेस फॉर्म में हो, बायोलॉजिकल हो, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या जर्म्स हो, वो बायोलॉजिकल में आ जाते हैं, ठीक है. या फिर कोई भी अनवांटेड चीज जिसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज होता है उसे क्या कहा जाता है, पॉल्यूटेंट कॉज कहा जाता है. और वो हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए. एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट इज स्टेप. सजेस्ट टू स्टेप टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन. दो स्टेप्स बताइए आप जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ा रोक सकते हैं. Two steps to prevent water pollution are: domestic sewage and industrial waste should be treated before being let off into the water bodies. अगर आप रिवर्स या लेक्स में पानी बहा रहे हैं, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक वेस्टेज, तो एटलीस्ट ट्राई करें कि उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ इनसॉल्युबल चीजों को एटलीस्ट निकाल लें. और थोड़ा अगर साफ पानी आप अगर रन ऑफ करेंगे वाटर बॉडीज के अंदर, तो हो सकता है आप तक जब वापस वो पानी आए तो वो थोड़ा साफ रहे, ठीक है. तो इसलिए इसको ट्रीट करके हमें वाटर बॉडीज में लीव करना चाहिए. यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी इंक्रीज. ज्यादा से ज्यादा हमें बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और इनका यूज करें ताकि अगर वो पानी के साथ बह भी जाते हैं तो पानी को नुकसान ना पहुंचाए. और साथ ही में वो जब बायोडिग्रेडेबल रहेंगे तो वो जमीन के अंदर खुद ही डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है. सॉइल के अंदर खुद ही वो डिग्रेड हो जाएंगे, वो पानी के साथ बह ही नहीं पाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे, तो इससे वाटर पॉल्यूशन कॉज नहीं होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज नेम टू हाउस होल्ड मेथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए दो मेथड्स बताइए आप. The easiest way to purify water at home is to boil it for 10 to 15 minutes. सबसे easiest way है कि 10 से 15 मिनट के लिए पानी को उबाल लें. This method kill harmful microorganisms in the water. इससे आप easily मेथड जो है, इस मेथड से आप इजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं. अनदर फिजिकल मेथड टू प्यूरिफाई वाटर इज यूजिंग अ कैंडल फिल्टर. इट इज पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर. ये पहले के टाइम पे फिल्टर आता था, एक एक कंटेनर के अंदर दो स्टिक्स लगाई हुई होती थी, कैंडल फिल्टर उसे कहा, दो स्टिक्स लगाई होती थी, उसके अंदर पानी को फिल कर देते. तो हम स्टिक्स के अंदर शायद मेरे हिसाब से एलम हुआ करता था, फिटकरी होती थी, जो क्या करती थी, जितनी भी इम्प्योरिटीज है उनको हैवी कर देते थे, वो नीचे बैठ जाते थे और इजिली बाकी पानी जो है वो आप फिल्टर हो जाता था और इजिली चला जाता था, ठीक है. तो इजिएस्ट वे, सबसे सिंपल तो यही तरीका होता है कि 10 से 15 मिनट के लिए आप पानी को बॉईल कर लें, तो वो आपके लिए इजी होता था. ओके. एक बार मैं आंसर पढ़ देती हूँ. द इजिएस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर एट होम इज टू बॉईल इट फॉर 10 to 15 minutes. This method kills harmful microorganisms in the water. Another physical method to purify water is using a candle filter. It is popular household filter. Now next is
नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर एट अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या क्या चीजें होती हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के, सिर्फ उसके नाम बताना, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, यू हैव टू जस्ट टेल द नेम्स। The steps involved in the process of purifying water at a water treatment plant are screening, coagulation, sedimentation, filtration and disinfection। ये सारी चीज आपको पता है। स्क्रीनिंग मतलब कैसे पानी आ रहा है, पहले वो देखा जाता है, फिर उसके क्या क्या किस तरह से वो है, ज्यादा गंदा पानी है या कम गंदा पानी, ये होता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन होती है, मतलब एक बड़े से कंटेनर में पानी को स्टोर करके रख देते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस, ताकि और उसके अंदर एलम ऐड कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाए, पानी जो है ऊपर का साफ हो। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन, मतलब उसे छान लिया जाता है, उसके बाद क्लोरीन ऐड करके उसको डिसइंफेक्टेड कर लिया जाता है। ओके, तो दीज आर द प्रोसेसेस that held at water treatment plant are screening, coagulation, sedimentation, filtration and disinfection. Now next is answer the following question in brief. Why is the ozone layer considered to be a protective layer? Ozone layer को protective layer क्यों कहा जाता है? Ozone layer is the ozone layer in the stratosphere does not allow the harmful UV radiations to enter Earth's atmosphere. अब ozone layer कहाँ होती है? Stratosphere में होती है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है word ozone layer in the stratosphere. Stratosphere जो layer atmosphere का, वहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है? सन से जो भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेसेस आती हैं उन्हें अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होने से बचाती है और हमें सेव करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज है? सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर लेना आप लोग, मुझे लग रहा है वाटर पॉल्यूशन का आ गया है और क्वेश्चन में एयर पॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन कर लेना है ऐसे आप लोग। ठीक है, now, various sources of water pollution are discharge of domestic sewage and industrial waste into the rivers causing pollution. These pollutants enter groundwater, rivers and other water bodies. Such polluted water ultimately end up in our homes and is often highly contaminated and carries disease causing microbes. अब जितना भी घर से पानी जा रहा है या इंडस्ट्री से पानी जा रहा है वो डायरेक्टली रिवर में चला जाता है। ठीक है, रिवर से अगर रिवर में नहीं जाता तो अंडरग्राउंड, अगर हम ऐसी जमीन पर डालते तो जमीन के अंदर चला जाता है या फिर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे घर से निकलते हैं और ये वापस हमारे घर में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्म्स या डिजीज, माइक्रोब्स के फॉर्म में आते हैं, जर्म्स के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि हम वही पानी को फिर यूज करते हैं तो वो पानी कंटेमिनेटेड रहता है और उसके अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो सकते हैं। Next is agricultural runoff, that is water from field that drains into rivers is another major water pollutant as it contains chemical fertilizers and inorganic pesticides used by farmer. This process is called leaching. अब एग्रीकल्चर रन ऑफ में भी आजकल तो मोस्टली फर्टिलाइजर्स ही यूज किए जाते हैं, पर ऑर्गेनिक फार्म्स भी अब बन गए हैं, ज्यादा लोग अब ऑर्गेनिक की तरफ वापस जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो फील्ड होती है वहां पर भी वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो जब वो पानी देते हैं, जब इरिगेशन होता है उस टाइम पर वो अगर बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो वो पानी जो है बहकर कहाँ जाता है? नदी में पहुंच जाता है या फिर अंडरग्राउंड में चला जाता है, या फिर तेज बारिश की वजह से पानी जब बहता है तो वो नदियों तक पहुंचता है। नदी में पहुंचता है तो उसके साथ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो है वो मिक्स्ड रहते हैं उस सॉइल में। तो वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लीचिंग कहा जाता है। ड्यू टू दिस certain pesticides such as DDT has entered the bodies of aquatic animals such as fish which are consumed by humans. अब वो पानी रिवर्स में गया, रिवर के अंदर मिक्स हो गया पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी, एक एग्जांपल दिया गया आपको। ठीक है, यहाँ पर डीडीटी वाटर बॉडी में एक्वेटिक एनिमल की बॉडी में चला गया, फिश में चला गया। अब वो फिश किसी ह्यूमन ने करी तो ह्यूमन की बॉडी में भी क्या कंज्यूम हो गया? डीडीटी कंज्यूम हो गया। तो ये क्या कर सकता है? हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। और डीडीटी बॉडी में जाना मतलब बहुत, अगर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, ज्यादा अगर कोई एक्वेटिक फूड ईट करते हैं, अब जैसे कि कोस्टल एरियाज में है तो वहाँ के लोग तो वो ही यूज करते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स को ही वो लोग ईट करते हैं। तो अगर उनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा डीडी अगर चला जाएगा तो डीडीटी अगर चला जाएगा तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में आ सकती है। ठीक है, oil spills from ships and ferry boats leave a trail of oil on the water surface. This pollutes the water surface causing adverse effect on marine animals. इसी तरह से जब ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, अगर गलती से भी वो ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब कि गिर जाता है पानी के अंदर तो वो एक लेयर बना लेता है। ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते तो वो एक लेयर बन जाती है, तो जो भी सनलाइट अंदर जानी होती है वो जा नहीं पाती और एक्वेटिक जो मरीन एनिमल्स है उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। ठीक है, activities such as bathing animals and washing clothes in or near lakes, rivers and ponds make these water bodies dirty and unfit for
यूसेज। और इसी तरह से अगर नदियां या तालाब के आसपास आप कोई भी हो, अगर वहां पर एनिमल्स बात कर रहे हैं या कपड़े धुल रहे हैं तो वो पानी के आप यूज कर सकते हैं, फिर कभी कोई यूज नहीं करता। ओके, तो ये था वाटर पॉल्यूशन के कुछ सोर्सेज। आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज मेरे हिसाब से तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, इतने समझदार तो आप लोग सभी हैं। एक बार मैं पूरा आंसर पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुनना चाहता हूँ। Various sources of water pollution are discharge of domestic sewage and industrial waste into the rivers causes pollution. These pollutants enter water, groundwater, rivers, and other water bodies. Such polluted water ultimately end up in our homes and is often highly contaminated and carries disease-causing microbes. Agricultural runoff, that is, water from fields that drain into river, is another major water pollutant as it contain chemical fertilizers and inorganic pesticides used by farmers. This process is called leaching. Due to this, certain pesticides such as DDT has entered the bodies of aquatic animals such as fish, which are consumed by human beings. Oil spills from ships and ferry boats leave a trail of oil on the water surface. This pollutes the water surface, causing adverse effect on marine animals. Activities such as bathing animals and washing clothes in or near lakes, rivers, and ponds make this water body dirty and unfit for usage. Now, next question is explain global warming and greenhouse effect. ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बताना है। अभी आपने अब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये आप लोगों को हायर क्लासेस में भी आने हैं, तो इसलिए बेसिक चीज इसके आपको पता होना चाहिए। An increase in the concentration of carbon dioxide and certain other gases result in an unnatural increase in Earth's surface temperature. This unnatural increase in Earth's temperature is called global warming. नाउ अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या किसी और गैस का बिना वजह अननेचुरली, मतलब कि नेचर से नहीं हो रहा है, वो हमारी वजह से वो इंक्रीज हो रही है। अगर उसको उस गैस का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और यही अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज के होने को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ये क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। दिस गैसेस कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इन गैसेस की वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मतलब कि ये गैस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, और साथ ही में ग्लोबल वार्मिंग भी इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा कॉज होती है। ठीक है, an increase in the concentration of carbon dioxide and certain other gases result in an unnatural increase in Earth's surface temperature. This unnatural increase in Earth's temperature is called global warming. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and water vapor are called greenhouse gases. These gases causes the greenhouse effect and are the main cause of global warming. Now, next is explain reverse osmosis and catalytic converter. Now, reverse osmosis क्या होता है? This method uses a semi-permeable membrane to remove the most harmful microorganisms and solid impurities. रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का पास होना एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। इसको सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, हम चाय छानते हैं ना, तो वो चाय कंटेनर में ज्यादा होती है, कप खाली होता है। तो कंटेनर जो हमारा जिसके अंदर हमें चाय बनेगी वो हायर कंसंट्रेशन वाला है, और कप खाली है तो मतलब वो लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब हम उसे पास करते हैं चन्नी से। तो चन्नी क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक वो मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू सिर्फ लिक्विड पास होता है और जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है वो चन्नी में रह जाता है। वही चीज रिवर्स ऑस्मोसिस में भी होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस में सिर्फ इतना चेंज आता है कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और यह जाती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस से समझ सकते हैं आप लोग। तो इस मेथड में क्या होता है? जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सॉलिड इम्प्यूरिटीज होती हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं और उस मेम्ब्रेन में आके वो अटक जाते हैं, और सिर्फ क्या होता है जो कि हमें जरूरत है या लिक्विड जो है वो पास हो जाता है। Next is catalytic converter. A catalytic converter converts the harmful carbon monoxide and nitrogen dioxide gas into less harmful carbon dioxide, nitrogen and water. कैटेलिटिक कन्वर्टर का यही काम होता है कि जो भी गैस लिबरेट हो रही है हमारे व्हीकल से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, तो उसे वो कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर में। और ये तीनों चीजें प्लांट इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए कैटेलिटिक कन्वर्टर्स जो है वो बहुत सारी व्हीकल्स में लगाया जाता है। ओके, तो ये था आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को आज जी और एफ और जी पार्ट आप लोगों को आज लर्न करना है। ठीक है,